नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। जहां एक तरफ अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में सिविल लड़ाई चल रही है, सिविल वार चल रही है, उसको लेकर के हमारे देश के अंदर अक्सर ये बातें चलती हैं कि भैया कोई तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने वाला है, जिसके अंदर कुछ देश शामिल होंगे, कुछ लोग मरेंगे, कुछ हथियार बिकेंगे, कुछ अर्थव्यवस्था गिरेगी। लेकिन हम इसके पीछे उस अंदाजे को नहीं लगा पा रहे हैं जो भारत के अंदर समसामयिक समय में, अभी हाल फिलहाल के समय में जितनी भी उथल पुथल चल रही है, जितने भी दंगे हो रहे हैं या फिर दंगे की जो प्लानिंग्स हो रही हैं, उनका इन सभी दंगों से या युद्धों से कितना बड़ा नाता है। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद में किस तरीके की तैयारियां हो सकती हैं भारतवर्ष में एक बार फिर से दंगा भड़काने की, और किस प्रकार से अभी भी उत्तर प्रदेश के अंदर पीएफआई के गुंडों के द्वारा दंगा भड़काने, मशाल मार्च करने और गलत फहमियां फैला करके, अफवाहें फैला करके इसको पूरी तरीके से सवर्ण दलित और प्लस मुस्लिम युद्ध बनाने की तैयारियां थी। इसके पीछे हमें जाना पड़ेगा अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई के साथ साथ। दोस्तों, अजरबैजान की तरफ से आर्मेनिया के सिविलियन इलाकों पर आकाश से मिसाइलें दागी जा रही हैं। तुर्की ने आईएसआईएस के इस्लामिक संगठन, जो आतंकी संगठन है, वो भी इस युद्ध में इस्लामिक कंट्री की तरफ से उतार दिए हैं। पाकिस्तान ने भी अपने देश के अंदर ट्रेंड इस्लामिक आतंकवादियों को आर्मेनिया के खिलाफ उतार दिया है। ये भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़े खतरे का संकेत है, क्योंकि इस बहाने दुनिया एक बार फिर से इस्लामिक कट्टरपंथ और विस्तारवादी नज़रिए से रूबरू हो रही है। ये स्थिति दुनिया के सभी गैर इस्लामिक मुल्कों के लिए एक खतरे की घंटी है और हम सभी को ये बात समझनी चाहिए। इस्लामिक बर्बरता के इतिहास को दोहराया जा रहा है अजरबैजान और आर्मेनिया में। ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी हम क्रूसेड काल के ऊपर कुछ वीडियोस बना चुके हैं। हमारे पुराने दर्शक उन सभी वीडियोस को देख करके इस बात को समझ चुके होंगे। एक समय में आर्मेनिया की बहुत छोटी सी ईसाई आबादी तब ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा थी। चूंकि आर्मेनिया ईसाई बहुल इलाका था, लिहाजा वो इस्लाम की मानने वाली तुर्की को बहुत ज़्यादा अखरता था। इस इलाके में तुर्की ने बर्बरता की बहुत सारी हदें पार की और ईसाइयों पर बहुत ज़्यादा जुल्म किए थे, पर उनका कन्वर्जन कर पाने में वो फिर भी असफल ही रहे। बर्बरता और नरसंहार से भरे ये करीब करीब 700 साल थे। अर्थात जिस प्रकार से भारतवर्ष में बर्बरता, क्रूरता, आतंक का लंबा अरसा और सदियों तक हिंदुओं ने झेला है, ठीक उसी प्रकार से तुर्क के मुसलमानों के द्वारा वहाँ पर भी इस प्रकार की बर्बरताएं होती रही हैं। 13वीं शताब्दी से लेकर के 20वीं शताब्दी तक ये क्रूरता ज्यों की त्यों जारी रही। अब कुछ लोग कहते हैं कि भारत में यदि इतनी क्रूरता चलाई हुई होती तो क्या यहाँ के लोग कन्वर्ट ना हो गए होते। वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ मदरसा में साइड में चल रही वीडियो की तरह, इन बच्चों की तरह सिर्फ और सिर्फ मौलवियों के रात का हम बिस्तर हो करके सिर्फ इतना ही हिस्सा बन करके रह जाते हैं। ज़्यादा होता है मौलवियों के लिए किसी लड़की को बहकार करके मदरसा तक ले जाते हैं। हिस्ट्री से उनका कोई लेना देना नहीं होता है। मौलवी जो इनको पढ़ाता है, सिखाता है, बस उतना ही जानते हैं। दोस्तों, 1915 में पहले विश्व युद्ध के दौरान आर्मेनिया के ईसाइयों ने, आर्मेनिया के जो ईसाई थे, उन्होंने अपनी आज़ादी की लड़ाई छेड़ दी थी। तब आर्मेनिया के करीब 30 लाख की ईसाई आबादी ने सेंट्रल फोर्सेस के बजाय एलॉयड फोर्सेस का साथ दिया था। लेकिन इस फैसले की उन्हें बहुत बड़ी भारी बर्बर कीमत चुकानी पड़ी थी। तब के इस्लामिक स्टेट तुर्की ने आर्मेनिया पर हमला कर दिया और भीषण नरसंहार को अंजाम दिया था। इसकी शुरुआत आज़ादी के लिए अलग जगह रहे आर्मेनिया के करीब 400 विचारकों की हत्या से हुई थी। अर्थात जो आज़ादी के लिए जो विचारक खड़े हुए थे, उनमें से 400 बड़े विचारकों को मार दिया गया था। तुर्की उसी क्रूरता को फिर से दोहराने की फिराक में आज भी है।
ये नरसंहार बहुत ज़्यादा क्रूरतम भरा था, यानी कि बच्चों और महिलाओं से भी बर्बरता से पेश आया गया था। ये नरसंहार इतना ज़्यादा भीषण था कि 30 लाख की आबादी वाले आर्मेनिया में केवल ईसाइयों की संख्या 3 लाख रह गई थी। अर्थात अगर वहाँ पर 30 लाख टोटल पॉपुलेशन थी तो 27 लाख को पूरी तरीके से हलाक कर दिया गया था, मार दिया गया था। और ये कौन सा मजहब है? पीस का, जो लोगों को पीसेस में काट देता है, वो वाला मजहब है। इस जंग में तुर्की ने ईसाई महिलाओं, बच्चों के साथ जो किया वो इंसानियत के मुंह पर शर्म की कालिख पोतने वाला था। मासूम नागरिकों को, छोटे बच्चों को 3 तरह की यातनाएं देकर के इस्लामिक देश तुर्की ने आर्मेनिया के ईसाइयों का नरसंहार किया था। पहला तरीका, मेसोपोटामिया के रेगिस्तान में बूढ़े, बच्चे और महिलाओं को बिना भोजन और पानी के पूरी तरीके से नग्न करके छोड़ दिया था। आज के मुसलमानों को शर्म आनी चाहिए, जो आज तुर्क को अपना आदर्श मानते हैं और कहते हैं कि हमारा जो मजहब है वो प्यार से फैला है। ना प्यार से तब फैला था, ना प्यार से आज फैल रहा है। सारी जांच एजेंसियां इनके काले कारनामों के ऊपर से पर्दाफाश कर रही हैं। देश को समझ जाना चाहिए। दूसरा तरीका क्या था? घरों को बाहर से सील करके आग लगा दी गई थी। ये वो तरीका है जो गुजरात में साबरमती एक्सप्रेस में अपनाया गया था कि जिस डब्बे के अंदर कार सेवक मौजूद थे, छोटे बच्चे, महिलाएं, छोटी बच्चियां थी, बुजुर्ग थे, उन सबको उस ट्रेन का डब्बा जो था पूरी तरीके से बंद करके और पेट्रोल डाल करके वहां पर आग लगा दी गई थी। ये तरीका वहीं पर नहीं, यहाँ भारत में भी अपनाया गया है। उसके अलावा भी कई जगह अपनाया गया है। तीसरा तरीका, गर्दनें उतार दी गई और गैस चैम्बर में ईसाई बच्चों को डाल दिया गया था। गर्दनें उतारने वाला जो सीन था वो भारत में भी अपनाया जा चुका है। इतना ही नहीं, ईसाई महिलाओं को सेक्स स्लेव के तौर पर बेचा गया। इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो आजकल भी आपने देखी होंगी, किस प्रकार से इस्लामिक स्टेट के पवित्र आतंकियों ने सीरिया और इराक में भी इसी प्रकार से महिलाओं को बेचा था। इस नरसंहार के बारे में आप गूगल कर सकते हैं, वहाँ से भी जान सकते हैं। इतिहास की किताबें भी हैं जो आपको बताएंगी। बस इंडियन हिस्टोरियन को ना पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इंडियन हिस्टोरियंस वही मादरसा छाप हैं जो पूरी रात अपने मौलवी के नीचे गुजारते हैं। बात थोड़ी कड़वी है, इसलिए दिल पर ना ले, दिमाग से सोचें। इस समय पूरी दुनिया का ध्यान जो है वो आर्मेनिया और अजरबैजान की ही जंग पर है। इजराइल मौजूदा जो जंग है उसमें तुर्की और अजरबैजान के लिए मुख्य हथियार सप्लाई करने वाले देश के तौर पर उभरा हुआ है। पाकिस्तान और तुर्की अब धार्मिक एजेंडे पर इंटरनेशनल लॉबिंग करने के लिए जुट चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्लामिक कम्युनिटी का एक्टिव होना अनायास ही नहीं है। इसके पीछे खिलाफत ए उस्मानिया के बर्बर शासन को फिर से पुनर्जीवित करने की मनहूस इच्छा काम कर रही है। अब आपने खिलाफत का नाम यहाँ पर सुन ही लिया है तो मैं आपको बता दूं, भारतीय मुसलमान जो थे वो खिलाफत आंदोलन में शामिल थे और वो क्या चाहते थे कि तुर्की का जो खलीफा है उसको ना उतारा जाए। उसको उतार दिया गया था, इसलिए इनके पेट में यहाँ पर कीड़े। इसको पुनर्जीवित यदि कर दिया गया तो क्या होगा? इससे पूरी दुनिया की जो शांति और सभ्यता है उसके लिए खतरा पैदा हो सकता है। और भारत में ये इस्लामिक साजिश चल चुकी है। इसी कड़ी का हिस्सा है भारत में जो अराजकता फैली हुई है। पिछले कुछ दिनों से भारत में अचानक से अराजकता रचने की बहुत सारी साजिशें सामने आई हैं। तुर्की के द्वारा पाकिस्तान को सपोर्ट और पाकिस्तान के द्वारा कश्मीरी मुसलमानों को सपोर्ट और उन मुसलमानों के द्वारा दिल्ली के अंदर आकर के दंगे कराना, ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जो तुर्क को एक बार फिर से खिलाफत के नीचे लेकर के आना, खलीफाई के नीचे लेकर के आना और फिर सबसे पहले भारत को नेस्तनाबूद करना। और उसके एजेंडे पर काम करता है कौन? पीएफआई। इसकी अराजकता की जो जितनी भी साजिशें हैं वो सामने आई हैं। पीएफआई और एसडीपीआई जैसे संगठन तुर्की की उसी कट्टरपंथी सोच की नुमाइंदगी कर रहे हैं जो इंसानियत और गैर मुसलमान लोगों के लिए बहुत ज़्यादा घातक है। खास बात यह है कि भारत जैसे शक्तिशाली और लोकतांत्रिक देश में कट्टरपंथियों की स्ट्रैटेजी अलग है। यहाँ पर पीएफआई जातिवादी जहर के जरिए पर्दे के पीछे से काम करता है। इनका उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। राष्ट्रवादी छवि वाली सरकार की जो हिंदू समर्थक छवि है उसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना,
हार्डकोर मुस्लिम चेहरों को वामपंथी जमातों की आड़ में खड़ा करना, ताकि ये अराजकता किसी को भी इस्लामिक मजहबी ना लगे, और दंगों को भड़काना और इसे हिंदुस्तानी सरकार की कथित दमन नीति के खिलाफ लोगों का मुस्लिम दलित गुस्सा बता करके प्रस्तुत करना। भारत में फूट डाल करके इस्लामिक आतंकवाद को समर्थन देने वाले संगठन अपने एजेंडे को बड़ी आसानी से जमीन पर उतार सकते हैं। भारत की मुख्य विपक्षी पार्टियां ऐसे संगठनों का हथियार बनने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि उन्हें अल्टीमेटली सत्ता की प्यास है। राष्ट्र और बहुसंख्यक आबादी की सुरक्षा की उनको कोई भी चिंता नहीं है। ये स्थिति बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जिस प्रकार से हमने देखा कि पीएफआई के पूरे एजेंडे को सपोर्ट करने के लिए डोगा भैया और पिंकी बहना दोनों के दोनों जमीन की कोली भरते फिर रहे थे, वो सब के सब लोग हमें अब तुर्क के एजेंट लगने लगे हैं। इस साजिश पर रोक तभी लग पाएगी जब भारत की पूरी जनता सचेत होकर के इन इस्लामिक कट्टरपंथियों और दोगली राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों को पहचान लेगी, अन्यथा हम इसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपने भी देखा होगा जितने भी दलित नेता बने फिर रहे हैं वो ना राजस्थान की घटना पर कुछ बोल रहे हैं, ना बलरामपुर की घटना पर बोल रहे हैं, ना आजमगढ़ की घटना पर बोल रहे हैं, और ना ही मेरठ की घटना पर बोल रहे हैं। वो केवल और केवल एक घटना पर बोल रहे हैं जिसकी सच्चाई भी लोगों के सामने आ चुकी है, किस प्रकार से कांग्रेस ने ही वहाँ पर हिंसा भड़का करके राजनीतिक रोटियां सेकने हेतु 100 करोड़ का इंतजाम किया था। यदि वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगे और लगती है कि ये वीडियो आपको सचेत करती है, तो उसको अपने सभी साथियों के साथ में शेयर करें। सत्य सनातन आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसको भी आगे बढ़ाने में सहयोग करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।